नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आवाज म्यूचुअल फंड शो। और हाल ही में सोशल मीडिया में एक दिग्गज फ्लेक्सिकैप फंड के रिटर्न को लेकर काफी चर्चा है। जब हम उस फंड के पोर्टफोलियो को देखते हैं तो उसमें लार्ज कैप शेयरों की तरफ झुकाव साफ तौर पर दिखता है। फंड के कुल AUM का 65% लार्ज कैप शेयर में लगा है और मिड कैप स्मॉल कैप में निवेश 8% से भी कम है। तो क्या मिड कैप और स्मॉल कैप में कम निवेश ने इस फंड का पूरा खेल बिगाड़ दिया है? ऐसे में फ्लेक्सिकैप फंड चुनते वक्त कैटेगरी के साथ मार्केट कैप एलोकेशन हो या लंबी अवधि के प्रदर्शन की बात हो या वैल्यूएशन देखना कितना जरूरी है, इसी पर रहेगा हमारा फोकस इस खास शो में। साथ ही कमजोर बाजार में भी दमदार SIP फ्लो की कहानी क्या बयां कर रही है, इस पर भी करेंगे हम बातचीत। और हमारे साथ हीलियोस कैपिटल के म्यूचुअल फंड PMS और AIF हेड ऑफ बिजनेस देवी प्रसाद नायर मौजूद हैं। मिस्टर नायर, नमस्कार, स्वागत है आपका इस शो में। और इनफैक्ट जब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की बात होती है तो सबसे बड़ी ब्यूटी तो यह है कि आज के माहौल में आपके पास इतनी सारी कैटेगरीज बाजार में मौजूद हैं कि आप मार्केट सिचुएशन, अपनी रिस्क टेकिंग एपेटाइट या फिर अपने निवेश अवधि के हिसाब से कैटेगरी को चुन सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन यूजुअली जो इन्वेस्टर्स की अप्रोच रहती है, आमतौर पर रिटेल इन्वेस्टर्स की, आपने भी ऑब्जर्व की होगी आई एम श्योर मिस्टर नायर, कि वो पास रिटर्न्स को देखकर काफी इंस्पायर होते हैं और उस पर्सपेक्टिव से फंड्स का चुनाव करते हैं। और जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, फ्लेक्सिकैप कैटेगरी काफी पॉपुलर कैटेगरी रही पिछले 4-5 सालों में और काफी अच्छे रिटर्न्स भी बनते हुए दिखाई दिए हैं। तो एग्जैक्टली अगर हम फ्लेक्सिकैप कैटेगरी को पहले समझना चाहें तो क्या यहाँ पर जो एलोकेशन होता है, क्या बैंडविड्थ एक फंड मैनेजर के पास होती है अगर कैटेगरीज का चुनाव करना हो, और मार्केट अगर वॉलेटाइल है या फिर मार्केट में कंफ्यूजन है, उस समय में इस कैटेगरी की रेलेवेंस कितनी है? तो देखिए, फ्लेक्सी कैप पहले तो मुझे लगता है कि बहुत ही एक बेहतरीन कैटेगरी है। मतलब इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से जब हमने भी म्यूचुअल फंड चालू किया था तो हमारी थॉट प्रोसेस यही थी कि एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो मार्केट में जो भी पॉकेट ऑफ मार्केट, जिस भी पॉकेट में रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस होती है उसके हिसाब से वो एलोकेशन बढ़ाए घटाए। अगर आप देखेंगे इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से, वैसे तो अगर एक इन्वेस्टर को अपनी लॉन्ग टर्म सेविंग्स पे फोकस करना हो तो इक्विटी पे स्पेशली, और अगर वो इन्वेस्टर ये कहें कि मुझे मार्केट कैप रिलेटेड कॉल्स नहीं लेने हैं, मुझे नहीं टाइमिंग करनी है, मैं एक एक्सपर्ट को पैसे दे देता हूं अपने निवेश करने के लिए और वो एक्सपर्ट वैल्यूएशंस के हिसाब से मिड, लार्ज और स्मॉल का चयन करें और उसमें अपना जो है एलोकेशन बढ़ाएं घटाएं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी कैटेगरी है। इस कैटेगरी ने जब से हमने चालू किया तब से तो कुल मिला के ऑलमोस्ट 88% की ग्रोथ, इंडस्ट्री ग्रोथ आई है इस कैटेगरी में। इनफैक्ट SIP की बुक भी काफी बड़ी है, 2 गुना हो गई है। हमने नवंबर 23 में चालू किया था हीलियोस फ्लेक्सी कैप फंड, और अभी हम इस नवंबर में 3 साल हो जाएंगे हमारे फंड को। तो बहुत बहुत अच्छी कैटेगरी। और इसमें एक और फायदा ये होता है कि इन्वेस्टर को कॉल नहीं लेना पड़ता है। वैल्यूएशन फंड मैनेजर के पास में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे कि उसमें तो देखिए, स्ट्रक्चर तो वैसे भी 65% अबव इक्विटी होना चाहिए, वो स्ट्रक्चर रहता है। बट आप इंडस्ट्री में देखेंगे कि कई सारे फंड्स जो हैं वो टॉगल करते रहते हैं बिटवीन लार्ज, मिड एंड स्मॉल, और वो एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो अगर आप देखेंगे इस फंड में वो फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल होती है मार्केट कैप का चयन करने के लिए, और जो इस फंड को सबसे अव्वल दर्जे का फंड बना देता है इक्विटी कैटेगरी में। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर लार्ज कैप्स नहीं कर रहे हैं और लार्ज कैप्स में अर्निंग्स नहीं आ रही है, वैल्यूएशंस खराब दिख रहे हैं, तो आप लार्ज कैप्स से बाहर निकल के आप मिड और स्मॉल, जहां पे आपको ग्रोथ दिख रही है, आपको वैल्यूएशन लेजिटिमेट दिख रही है, आप वहां एलोकेट कर सकते हैं। और वैसे ही वाइस वर्सा आप रिवर्स में भी, जब आपकी रिस्क ऑफ ट्रेड हो जाती है, जब मतलब रिस्क बढ़ जाती है बाजार में और आपको लगता है कि नहीं, अब मिड एंड स्मॉल कैप बहुत ही ओवर वैल्यूड हो गए हैं, तो ऑटोमेटिकली ये फंड, मतलब जो फंड मैनेजर अपने प्रोसेस के हिसाब से उसको चेंज करके वापस लार्ज कैप्स या रिस्क ऑफ कर सकता है फंड में से। तो ये फायदे होते हैं इस फंड के। ओके। और इनफैक्ट मिस्टर नायर, फ्लेक्सिकैप फंड की, जैसे आपने भी प्रिसाइसली मेंशन किया, ब्यूटी ही यही है कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से फंड मैनेजर कॉल ले सकता है कि कब
किस समय कितना एक्सपोजर किस मार्केट कैप में रखना है। बट यहाँ एक रिटेल इन्वेस्टर को तीनों तरीके के मार्केट कैप में एक्सपोजर मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। बट कंसीडरिंग क्योंकि यहाँ पर फंड मैनेजर के विल के हिसाब से एक्सपोजर रह सकता है, तो जरूरी नहीं है कि हर फ्लेक्सी कैप फंड में आपको एक सिमिलर अमाउंट ऑफ एक्सपोजर मिले लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में। फॉर इंस्टेंस अगर हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की ही बात करें, काफी यूफोरिया रहा इस फंड को लेकर, इस रिटर्न को लेकर, और इन्वेस्टर्स जिन्होंने 1 साल पहले ये फंड खरीदा है वो काफी चिंतित हैं क्योंकि उनके फंड्स जो रिटर्न्स है वो नेगेटिव साइड पर हैं। तो इसीलिए क्योंकि एक फ्लेक्सी कैप फंड की ब्यूटी ही यही है कि यहाँ आपको हर तरीके का एक्सपोजर मिलता है। अगर किसी फंड में लार्ज कैप की तरफ ज्यादा एलोकेशन है, मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ एलोकेशन कम है, इस तरीके के फंड कंसिडर करने चाहिए क्या? क्योंकि अगर लार्ज कैप में एक्सपोजर चाहिए तो आप एक डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड भी ले सकते हैं। तो एग्जैक्टली क्या राइट अप्रोच होनी चाहिए? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कई सारे फंड्स लार्ज कैप टिल्टेड होते हैं क्योंकि वो लार्जली इंडेक्स को बहुत क्लोजली ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। बट मेरा ये मानना है कि जिस इंडेक्स को फ्लेक्सी कैप ट्रैक करता है वो निफ्टी 500 है, और उसमें भी अगर आप उसका भी लार्ज मिड और स्मॉल कैप ब्रेकअप देखेंगे तो 68% के करीब का लार्ज कैप, 68.5% के करीब का लार्ज कैप होता है, बाकी मिड एंड स्मॉल कैप होता है। और अगर उस कैटेगरी और उस इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसका सही मिश्रण बना के रखें और उसको बहुत एक्टिवली मैनेज करें। अगर आप उसको पैसिवली मैनेज करेंगे और आप अगर लार्ज कैप लेके बैठ जाएंगे तो शायद हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में जो परफॉर्मेंस होती है फंड की उसको वो इम्पैक्ट भी करता है। रही बात कि किस फंड में कितना लार्ज कैप है और कितना स्मॉल और मिड कैप है, वो एक मैनेजर का कॉल होता है, मैनेजर का व्यू होता है। तो वो मैनेजर अपने व्यू के हिसाब से उसको चेंज करता है। तो आपने जैसे देखा भी होगा कि पिछले 1-2 साल में काफ़ी डिबेट रही है बिटवीन मैनेजर्स के। कुछ मैनेजर्स ने बोला है कि हमें लार्ज कैप स्पेस बहुत अच्छा लगता है, जबकि कुछ मैनेजर जैसे हम लोगों ने भी काफ़ी मिड और स्मॉल कैप के बारे में बात करी कि हमें मिड और स्मॉल कैप में अर्निंग्स ग्रोथ रिवाइवल दिखती है और मिड और स्मॉल कैप में एलोकेशन करना चाहिए। तो वो चीज़ें हमारे प्रोडक्ट में दिखती है। तो ये मैनेजर के कॉल पे भी बहुत ज़्यादा आधारित होता है कि वो कैसे उस समय मार्केट को देख रहे हैं और कैसे उस पे अपना व्यू बना रहे हैं। इन्वेस्टर्स को मेरे हिसाब से उन प्रोडक्ट का चयन करना चाहिए जहाँ पे डायनामिज्म प्रोडक्ट में है, मतलब जहाँ पे वो बाजार में मार्केट कैप को डायनामिकली चेंज कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर जब सेलेक्ट करता है तो इन्वेस्टर को वो चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि केवल वैल्यूएशन एक चीज़ नहीं होती है, जबकि उसके उसके अलावा भी फ्लेक्सी कैप को सेलेक्ट करते टाइम इन्वेस्टर्स को ये ध्यान देना चाहिए कि पिछले साइकिल्स में कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब मिड कैप स्मॉल कैप की साइकिल आई है तो मैनेजर ने उसके एलोकेशन चेंज किए हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फंड सिलेक्शन के प्रोसेस में। तो मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टर्स को केवल मार्केट की पोर्टफोलियो और बैकडेटेड रिटर्न्स देखने के बजाय उनको ये देखना चाहिए कि जैसे जो पॉकेट्स होते हैं जहाँ पे मार्केट में उतार चढ़ाव होते हैं, उस टाइम पे जिस फ्लेक्सी कैप में वो इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं उस फ्लेक्सी कैप ने कैसे क्या पोजीशन ले रखी है और उन्होंने कैसे पोजीशनिंग चेंज करी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। तो डेफिनेटली जैसे मिस्टर नायर ने पॉइंट आउट भी किया कि ऐसे एयूएम्स के आप फ्लेक्सी कैप फंड्स लीजिए, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है तो आप मिड कैप स्मॉल कैप को अवॉइड नहीं कर सकते। तो ऐसे फंड्स का चुनाव करें फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जहां पर मिड कैप स्मॉल कैप का भी एक डिसेंट कॉम्पोजिशन हो, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग करते हैं। अच्छा, क्विकली मिस्टर नायर, एक और टॉपिक पर आपसे बातचीत करेंगे। हमने रिसेंटली डेटा देखा, एसआईपी तो लगातार बढ़ रही हैं और डेटा भी काफी इंटरेस्टिंग रहा है, लेकिन एक और चीज ऑब्जर्व करने वाली है, आई एम श्योर आपने भी ऑब्जर्व की होगी, कि जो एसआईपी स्टॉपेज का आंकड़ा है वो भी इंक्रीज हुआ है। ये आंकड़ा क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या इन्वेस्टर्स यहाँ पर स्मार्ट हो रहे हैं, अपनी चॉइसेस को रिविजिट कर रहे हैं, वॉचफुल हो रहे हैं? क्या आपके टेक क्या है इस पर? देखिए, इसमें इसमें ना 2-3 चीजें हैं। तो मैं ये नंबर देखता भी रहता हूँ और मैं फिर सोशल मीडिया की डिबेट भी देखता रहता हूँ एसआईपी स्टॉपेज को लेके। तो इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि एक तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर बिहेवियर है जो इस स्टॉपेज को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। बट उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो एक और चीज है जो शायद मार्केट इग्नोर करता है, वो ये है कि कुछ एसआईपीज जो होती हैं, सारी एसआईपीज डिफाइंड परपेचुअल एसआईपीज नहीं होती हैं। कुछ डिफाइंड पीरियड एसआईपीज भी होती हैं।
तो जिन्होंने पिछले 20 साल पहले या 15 साल पहले एसआईपी चालू करी होगी या 10 साल पहले चालू करी होगी, या फिर कुछ लोगों ने डिफेंस में सेक्टोरल, जैसे आप देखेंगे एसआईपी के, अगर एसआईपी को अगर आप इक्विटी में ब्रेकअप करेंगे तो आप देखेंगे कि एसआईपीज में थीमेटिक का बहुत दबदबा है, थीमेटिक स्कीम्स में बहुत एसआईपीज जाती हैं। तो जब बाजार में ऐसा, जैसे पिछले 2 साल में बाजार में रिटर्न ही नहीं है, मंदी का माहौल है, और बातचीत भी मंदी की हो रही है, तो उस समय पे इन्वेस्टर में वो एक फियर पैदा हो जाता है, जिसके चलते एसआईपी स्टॉपेज नॉर्मल होती है। और सेकंड, एक और चीज हमने देखी है जो मैंने नोट करी है कि ये एसआईपीज लार्जली डायरेक्ट एसआईपीज होती हैं, जो वेरियस चैनल्स के थ्रू, जो ऑनलाइन, जो एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म्स होती हैं उनके थ्रू होती हैं, जो जो मेरा डेटा मुझे बताता है। और उसमें एक और चीज ये होता है कि जब इन्वेस्टर पैनिक कर रहा होता है तो शायद उसको एडवाइस करने के लिए भी कोई उस तरफ नहीं होता, क्योंकि अगर आप देखेंगे लार्जली ये इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन ड्रिवन रही है, और वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ने काफी हद तक इन्वेस्टर्स को हैंड होल्ड भी किया है। वो शायद थोड़ा मिसिंग होता है। तो ये दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं जब आप एसआईपी स्टॉपेज के नंबर को देख रहे होते हो, कि वन, ये प्योर पैनिक सिचुएशन नहीं है। सेकंड, इसमें थोड़ा पैनिक है जहां पे इन्वेस्टर को हैंड होल्ड नहीं किया जाता। और थर्ड, ये मेच्योरिटी वाले भी कुछ किस्से होते हैं इसमें, जो इसमें दिखते हैं अपने को। बट अदरवाइज आप देखेंगे पिछले, मैं 6 साल की अगर बात करूं तो एसआईपी काफी मल्टीप्लायर आया है एसआईपी में। एक्चुअली ओके। एक्सेप्टेंस काफी हद तक बड़ा है एसआईपीस का। बिल्कुल। और सही मायने में बोले तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है इन्वेस्ट करने का। ये एक प्रोडक्ट नहीं है, जी। एक बहुत बेहतरीन तरीका होता है बाजार में निवेश करने का, बाजार की जो वोलेटिलिटी रिलेटेड नॉइज होती है उसको खत्म ओके। करने का। डेफिनेटली। बहुत अच्छी अच्छी चीज बिल्कुल। होती है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया मिस्टर नायर, आप आए शो में और हमारे व्यूअर्स को बताया फ्लेक्सी कैप फंड एज अ कैटेगरी के बारे में कितने रेलेवेंट है पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव से, और किन बातों का ख्याल रखें अगर कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड चुने। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे रुंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रुंगटा, और उनसे बातचीत होगी पोर्टफोलियो ओवरलैप और एसआईपी के लिए कौन सी है बेस्ट तारीख। एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज म्यूचुअल फंड शो। और क्या आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 3-4 म्यूचुअल फंड्स हैं जो एक ही कैटेगरी के हैं? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जो फंड आपके पास है कहीं उनका निवेश उन्हीं कुछ कंपनियों में तो नहीं है? यानी फंड तो अलग अलग हैं लेकिन शेयर वही है। इसके साथ ही निवेशकों के मन में एसआईपी की तारीख को लेकर भी बड़ी दुविधा रहती है, किस दिन पैसा लगाने पर मिलता है बड़ा रिटर्न। इन सब पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ है रुंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रुंगटा। मिस्टर रुंगटा नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, ओवरलैपिंग की बात कर लेते हैं। आमतौर पर काफी ओवरलैपिंग कंज्यूमर इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, काफी बार कैटेगरी की भी और काफी बार फंड हाउसेस की। आपके हिसाब से एक आइडियल अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो दीपाली देखिए, जब भी हम कोई भी क्वेरीज लेते हैं, आप योर मनी में ले लीजिए या एमएफ शो में ले लीजिए, जो इन्वेस्टर्स की क्वेरीज आती है हमारे पास, हम देखते हैं पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए और हम कहते हैं कि उसमें डुप्लीकेशन ओवरलैपिंग है। तो ये डुप्लीकेशन ओवरलैपिंग है क्या एग्जैक्टली? तो ये हम डेटा पॉइंट से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो शायद थोड़ी क्लैरिटी आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका था कि ओवरलैप, डाइवर्सिफिकेशन, ये सब की जो हम बातें करते हैं वो है क्या? तो इन्वेस्टर्स अमूमन 3 या 4 स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में लेते हैं। कोई स्कीम के नाम सुन के लेते हैं, कोई पास्ट रिटर्न्स देख के लेते हैं। तो एक ही कैटेगरी के आपके पास 2 या 3 स्कीम्स आ जाती हैं। उसका इम्पैक्ट क्या है वो आपको डेटा पॉइंट्स के साथ मैं अगर बताऊं तो मैं कैटेगरी वाइज लेता हूं। पहले मैं लेता हूं आपके लार्ज कैप कैटेगरी में। सो हमने 2 स्कीम्स एनालाइज करेंगे और ये 2 स्कीम्स जो हमने पिक की है वो प्योरली एयूएम बेसिस पे की है। एच कैटेगरी की जो सबसे बड़ी एयूएम वाली स्कीम है, हम उन दो को फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करेंगे। तो लार्ज कैप में अगर हम देखें, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप फंड, इसका एयूएम है 81,000 करोड़ और एसबीआई लार्ज कैप जो है 55,000 करोड़। तो ये 2 स्कीम्स को अगर हम देखें और इनमें हम पोर्टफोलियो ओवरलैप का अगर जो रन करेंगे टेस्ट, तो दिखेगा कि आपके पास 54% इसका परसेंटेज ओवरलैप है। अगर हम कॉमन स्टॉक्स देखेंगे कि दोनों स्कीम्स के पास जो कंपनियां हैं जिनमें इन्वेस्ट कर रखे हैं, वो करीबन 62 से 72% इनकी कंपनियां जो पोर्टफोलियो है वो कॉमन स्टॉक्स है, मतलब कॉमन कंपनी है। यही चीज अगर हम मिड कैप में लेके जाते हैं तो मिड कैप में एचडीएफसी मिड कैप फंड जो 1,05,000 करोड़ का एयूएम है और कोटक मिड कैप फंड जो 70,000 करोड़ का एयूएम है। अगर हम इनमें बात कर रहे हैं हम, तो इसका जो परसेंटेज ओवरलैप है वो 28% है, जो विच मीन्स 28% ऑफ द पोर्टफोलियो कॉमन है। और जो कॉमन कंपनीज हैं, स्टॉक्स है, वो करीबन 38% कॉमन कंपनीज दोनों पोर्टफोलियो में है। स्मॉल कैप की तरफ आते हैं तो स्मॉल कैप में जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है वो 79,000 करोड़ का है
एंड एचडीएफसी स्मॉल कैप ये 42,000 करोड़ का है। अगर इसका पोर्टफोलियो ओवरलैप देखें 11% है और जो कॉमन स्टॉक्स है वो 12 to 33% है। अब मैं आपको एक दो डिफरेंट कैटेगरीज के डेटा पॉइंट्स देता हूं। तो एक लार्ज कैप को हम कंपेयर करते हैं एक मिड कैप के साथ में। अगर लार्ज एंड मिड कैप को कंपेयर करें तो आईसीआईसीआई लार्ज कैप फंड, इसका जो एयूएम हमने बता दिया 81,000 करोड़ है, और एक मिड कैप में जो टॉप स्कीम है इन टर्म्स ऑफ एयूएम वो है एचडीएफसी मिड कैप फंड, उसका है 1,05,000 करोड़। इसका अगर आप पोर्टफोलियो ओवरलैप देखेंगे वो है 3%, सिर्फ मात्र 3%, और जो कॉमन स्टॉक्स हैं दोनों में वो 3 से 8% के बीच में है। तो जो डाइवर्सिफिकेशन की बात आप कह रही थी दीपाली, वो ये है कि अगर आप दो स्कीम एक ही कैटेगरी की रखती हैं तो भले आपके पास दो स्कीम है लेकिन जो अंडरलाइन स्टॉक्स है वो कॉमन बहुत होने के चांसेस है। तो क्या सही मायने में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिला? तो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, आप एक कैटेगरी की एक स्कीम लें, लार्ज कैप में एक फंड लें, मिड कैप में एक फंड लें, स्मॉल कैप में एक फंड लें, अगर आप ऐसे डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। और जो परसेंटेज ओवरलैप की हमने बात की उसमें एक केस जरूर बनता है कि अगर मिड एंड स्मॉल कैप में ओवरलैप परसेंटेजेस कम है एज कंपेयर टू लार्ज कैप, तो अगर आप वहां पे फंड मैनेजर डाइवर्सिफिकेशन स्टैंड पॉइंट से दो स्कीम लेते भी हैं तो शायद थोड़ा जस्टिफाई होगा। तो ये बातों को अगर डेटा पॉइंट्स के साथ अगर इन्वेस्टर्स ध्यान रखेंगे तो शायद वो अपना पोर्टफोलियो ज्यादा बेटर बना सके और डुप्लीकेशन और ओवरलैप को अवॉइड कर पाएंगे। और इनफैक्ट मिस्टर रुंगटा ने जो डेटा अभी शेयर किया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और व्यूअर्स को एक क्लैरिटी तो मिली होगी। और जैसे मिस्टर रुंगटा आपने भी मेंशन किया, योर मनी में हम देखते हैं मिड कैप के काफ़ी सारे फंड्स रख लेते हैं, लार्ज कैप्स के काफ़ी सारे फंड्स रख लेते हैं, तो आई एम श्योर इससे काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी इन्वेस्टर्स को ये आइडिया लगाने के लिए कि ज़्यादा लार्ज कैप फंड्स रखेंगे या ज़्यादा मिड कैप फंड्स तो ज़्यादा एक्सपोजर या डाइवर्सिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, आप ओवरलैपिंग कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अगर सपोज कीजिए आपने लार्ज मिड स्मॉल कैप का कंपैरिजन रखा, काफ़ी बार इन्वेस्टर्स के पास फ्लेक्सी कैप भी होते हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर रहे हैं करंट मार्केट्स में, मल्टी कैप भी होते हैं, तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो एक्सपोजर लार्ज कैप में मिल रहा है वो शायद उस फ्लेक्सी कैप फंड में भी मिल रहा हो। तो जब भी कैटेगरी का चुनाव करें, सपोज करें कोई पोर्टफोलियो बिल्डिंग करता है, कैटेगरीज डिफाइन करता है, उसके बाद उस फंड का कहाँ एक्सपोजर है वो ऑब्जर्व करना कितना ज़रूरी है ताकि ओवरलैपिंग फर्दर ना हो। दीपाली, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और आपने फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप की एक बात की, तो वो डेटा भी मैंने निकाल के रखा है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप की बात करें उसे कंपेयर हम करेंगे आईसीआईसीआई लार्ज कैप में, उनका परसेंटेज ओवरलैप 35% है और जो कॉमन स्टॉक्स है वो करीबन 30% 30 स्टॉक्स कॉमन है। तो अगेन ये पॉइंट आपका बहुत वैलिड है कि अगर आप फ्लेक्सी कैप ले रहे हैं या मल्टी कैप ले रहे हैं उसका ओवरलैप पर्टिकुलर लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप में कितना है, ये भी टेस्ट रन आप कर सकते हैं। सिर्फ इतना है कि जो रिटेल इन्वेस्टर शायद उनके पास ये कैपेबिलिटी ना हो या उनके पास वो टूल्स नहीं हो जहां पे वो ओवरलैप परसेंटेज देख सकें। ऑनलाइन मिले तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई प्रोफेशनल की हेल्प लेंगे तो शायद ये पोर्टफोलियो आप अच्छी तरह बना पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक और दुविधा होती है, मेरे मन में भी होती है इनफैक्ट काफी बार मिस्टर रुंगटा, कि जब एसआईपी लगे म्यूचुअल फंड की तो वो किस तारीख को लगे, 1 को लगे, 5 को लगाऊं, 10 को लगाऊं। और दूसरी सबसे बड़ा सवाल कि अगर 4 फंड्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है तो क्या चारों में एसआईपी एक ही डेट पे लगाएं या अलग अलग डेट्स पर लगाएं? आई एम श्योर कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, बट स्टिल आप क्या सजेशन देंगे? तो दीपाली देखिए, जो आप कह रही हैं सुनने में और समझने में बहुत आसान होता है कि भाई अगर मैं 10,000 की एसआईपी कर रहा हूं तो मैं क्यों ना 2,500 की 4 एसआईपी स्प्लिट करके अगले हर महीने के हर वीक में करूं। तो एक हफ्ते की 2,500, तो हर 4 हफ्तों में आपने 2,500 अलग अलग हफ्तों में किए तो 10,000 की एसआईपी हो गई। तो फिर यही अगर हम डेटा पॉइंट्स के साथ कंपेयर करें, सो वाइट ओक म्यूचुअल फंड ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट निकालती है, वो हर महीने वो उसको निकालती है, पब्लिकली अवेलेबल है। मैं इंकरेज करूंगा सारे इन्वेस्टर्स को कि वो जाके वो रिपोर्ट को देखें, बहुत सिंपल है और बहुत है ना, बहुत पावरफुल रिपोर्ट है। उसके दो पॉइंट्स में निकाल के आपको बताता हूँ। पहले तो जो दुविधा होती है कि हम एसआईपी कौन सी तारीख को करें, कई कहते हैं कि महीने की शुरुआत में करिए, कई कहते हैं कि एंड में करिए, ज्यादा बेटर रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर हम डेटा पॉइंट से देखें लंबी अवधि का, पिछले 30 साल की अगर हम डेटा देखें और 10 ईयर रोलिंग डेटा देखें, तो एक चार्ट बनाया गया है उस रिपोर्ट में, बहुत क्लियरली समझाता है कि आप एसआईपी अगर 1 तारीख को कर रहे हैं तो आपका रिटर्न ओवर 30 इयर्स इन 10 इयर्स रोलिंग करीबन 13.48 है। अगर आप ये चीज 17 तारीख को करते हैं तो 13.47 है। आप अगर 28 तारीख को करते हैं तो 13.50 है। तो बहुत सिंपल है, आप 1, 15 और 28 जो आप स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं, अगर आप महीने की कोई भी तारीख पे करें, एंड रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो हम ही हमेशा इन्वेस्टर्स को एनकरेज करते हैं कि जिस दिन आपकी सैलरी क्रेडिट आ रही है, जो इनकम आपके आती है महीने की, मान लीजिए 5 तारीख को आपकी सैलरी क्रेडिट होती है, आइडियल ये होता है कि 2 दिन के अंदर आप अपना एसआईपी का डेबिट करवा लें और पूरा का पूरा एक साथ करा लें। अगर पैसे अकाउंट में रहेंगे और आप 15 तारीख या 28 तारीख का वेट करेंगे, हो सकता है कि वो पैसे खर्च हो जाए और आपके इन्वेस्टमेंट ना हो। तो पहली सलाह ये है कि
ओवर लॉन्ग टर्म पीरियड ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप अगर 1 तारीख को करें, 15 को करें या 28 को करें, इससे ज्यादा फर्क एंड में नहीं पड़ता। तो सुविधा को चुनें, आप कन्वीनियंस और डिसिप्लिन को चुनें। जिस दिन आपकी सैलरी क्रेडिट आ रही है या इनकम आ रही है, उसके 2 दिन बाद अपना डेबिट लगवा दें। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट 7 या 9 तारीख तक आपका डेबिट हो जाना चाहिए। दूसरा एक सवाल लोगों के मन में जरूर आता है कि डेली एसआईपी करें कि वीकली करें कि मंथली करें। तो वेल ये भी डेटा पॉइंट में अगर हम देखते हैं बहुत सिंपल है कि अगर आप ये एग्जांपल अगेन लिया गया है लंबी अवधि का 30 इयर्स का डेटा स्टैंड पॉइंट है। अगर आप डेली एसआईपी 1000 रुपए की कर रहे हैं, एंड में जो एंड की जो रिजल्ट बनता है वो करीबन 109 लाख 1 करोड़ 9 लाख रुपया करीबन बनता है। अगर आप वीकली कर रहे हैं करीबन 7000 रुपए की एसआईपी 6997 की अगर एसआईपी कर रहे हैं तो एंड अमाउंट भी उतना ही बन रहा है। अगर आप महीने की 30,000 कर रहे हैं तो भी एंड रिजल्ट लगभग उतना बनता है। तो अगेन सवाल ये उठता है कि क्या आपको अपनी एसआईपी वीकली करनी है, मंथली करनी है, डेली करनी है? कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल रखें अपने इन्वेस्टमेंट को, डिसिप्लिन रहें, वो ज्यादा जरूरी है। और ओवर कॉम्प्लिकेट ना करें। जो सिंपल है उस चीज को हम ओवर कॉम्प्लिकेट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम डिसिप्लिन छूट जाएंगे। तो जिस दिन आपकी सैलरी क्रेडिट आती है, इनकम आती है, उसके 2 दिन में एसआईपी कर लीजिए, एक साथ कर लीजिए, लंबी अवधि कर लीजिए, इससे आपकी वेल्थ बन जाएगी। बिल्कुल, और इम्पॉर्टेंट यही है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, डिसिप्लिन मेंटेन रहे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपकी जो एसआईपीज हैं वो मिस ना हो। तो इम्पॉर्टेंट है ये कि क्रेडिट होने के, सैलरी क्रेडिट होने के विदिन 2 डेज ये एसआईपी आपकी लग जानी चाहिए। वेल, थैंक यू मिस्टर रुंगटा आने के लिए शो में और हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए, गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस बार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।